डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 15 का जो लास्ट एंड जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, और जो अलग अलग स्ट्रेटजी हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की वो देखेंगे, जैसे इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग सम्मेलन होते हैं, समिट्स होते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरी धरती के ऊपर, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके जो अलग अलग सम्मेलन होते हैं उनकी भी डिटेल हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच बायोडाइवर्सिटी इन द नेचर। लॉस अकर्स लेस देन 2 सेंचुरीज। तो इवोल्यूशन को बहुत टाइम लगता है, जैसे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने देखा था बिलियंस अरबों साल लग जाते हैं। मतलब और आज जो हम अपना नेचर देख पा रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, रिच डाइवर्सिटी देख रहे हैं नेचर में, तो इसको इकट्ठा होने में बहुत टाइम लगे है, लेकिन जो इसका खात्मा है वो केवल कुछ ही सदियों में हो गया है, कुछ जैसे 2 सदियों में ही हो चुका है। रीजन ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो क्या कारण है कि हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए? पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। नैरोली का मतलब है यदि हम छोटे पैमाने पे देखें कि क्या क्या हमको फायदा होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। जैसे बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है ये? एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि मोलिकुलर जेनेटिक और स्पीसीज लेवल पे हम जब डाइवर्सिटी को खोजते हैं, अलग अलग चीज़ों को खोजते हैं, किसके लिए? अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, अपने फायदे के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को जब ढूंढते हैं तो उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर फूड। तो जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? जो हम अलग अलग चीज़ें लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं नेचर से, जैसे जो खाना है, खाने में सरल्स जो मोटा अनाज है, दालें हैं, फल हैं, वो लेते हैं। फायरवुड जलाने के लिए जो लकड़ी है, फाइबर्स रेस से लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब है जो इमारती सामान होते हैं, इमारत वगैरह बनाने में। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है जो अलग अलग उद्योगों में काम आने वाला प्रोडक्ट है, जैसे टैनिन है, लुब्रिकेंट है, डाई है, रेजिन्स हैं, परफ्यूम है, ये इंडस्ट्रीज में बनाए भी जाते हैं और यूज भी ले जाते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, जो हम औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में भी काफ़ी सारा जो प्रोडक्ट है वो किन से लेते हैं? हमारे जो अलग अलग फॉरेस्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी है वहाँ से। मोर देन 25% ऑफ ड्रग करंटली सोल्ड इन मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ द प्लैनेट्स कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन्स यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स। लगभग 25% जो ड्रग्स आज हम मार्केट के अंदर यूज कर रहे हैं पूरे संसार के अंदर, वो कहाँ से? प्लांट से ही डिराइव की गई हैं। और लगभग 25,000 स्पीसीज प्लांट्स की ऐसी हैं जो कि ट्रेडिशनल लेवल पे, जो पारंपरिक तौर पे हम दवाइयों के रूप में, जो वैद्य वगैरह होते हैं कुछ जो गांव में या फिर पुराने टाइम पे होते थे, तो उनको इनकी नॉलेज होती थी मेडिसिनल प्लांट्स की। नेटिव पीपल्स वही होते हैं जो आसपास के लोग होते हैं, अपने लोकल लोग होते हैं, उनको पता होता है कि किस बीमारी में कौन सा प्लांट है, उसके प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट में क्या जाते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे यदि हम देखें तो मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज, बहुत सारी इसमें सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फियर। जो धरती का वायुमंडल है उसके अंदर 20% जो ऑक्सीजन बनाई जाती है वो अकेले अमेजन फॉरेस्ट ही बनाते हैं, इसलिए उनको लंग्स ऑफ प्लांट बोला जाता है। पोलिनेशन बाय बीज, हम बम्बल बीज एंड बर्ड्स एंड बैट, जो पोलिनेशन होती है, और पोलिनेशन से ही जो सीड बनते हैं उन्हीं को हम खाते हैं, फ्रूट वगैरह बनते हैं, वेजिटेबल्स बनती हैं। तो हम अपने खाने के लिए टोटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? पोलिनेटर्स पे। अब पोलिनेशन वाले यदि इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं, जैसे एक आइडिया लगाया जाता है कि यदि बी, जो मधुमक्खी हैं, यदि उनको धरती से खत्म कर दिया जाए तो आने वाले 4 साल में धरती पे कोई भी जीव है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना भी पोलिनेशन किया जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो पोलिनेशन किया जाता है वो बीज के द्वारा किया जाता है। बम्बल बी हमारे होते हैं। बर्ड्स क्या होती हैं? सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स जो कि पोलिनेशन करवाते हैं। बैट चमगादड़ होता है जो पोलिनेशन करवाता है। एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड, वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन द फुल ब्लूम, और वॉकिंग वेकिंग अप टू द बुलबुल बुलबुल सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग। तो ये ऐसे एक्टिविटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक सुकून देती हैं। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब है, एस्थेटिक वैसे सौंदर्य संबंधी होता है, लेकिन प्लेजर मतलब बहुत ही एक आंतरिक खुशी देती है। क्या? जब हम थिक वुड मतलब गहरे जंगलों में से चल रहे होते हैं तो एक नेचर का जो आभास होता है। वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन द फुल ब्लूम, जब खिले हुए फ्लावर होते हैं वसंत ऋतु में, जब फ्लावर बहुत अच्छे ढंग से खिल जाते हैं, एक सीनरी बन जाती है,
तो बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा नज़ारा होता है वो। वेकिंग अप, जो हम सुबह सुबह उठते हैं, जो बुलबुल गीत गाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी पैसे से हम इनको खरीद नहीं सकते हैं, ये नेचर हमको प्रोवाइड करती हैं। तो बड़े पैमाने पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो इकोसिस्टम हमको प्रोवाइड करता है। फिलोसफिकल और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे यदि हम देखें, एवरी स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू। हर एक स्पीसीज है जो धरती के ऊपर अपनी खुद की वैल्यू लिए हुए है, हो सकता है हमको उसका कोई इकोनॉमिक मकसद ना हो, उसका पैसे वाइज हम उसका कोई यूज ना कर पाए। वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो हमारा ये एक फर्ज बनता है, एक नैतिक कर्तव्य है, जो कि क्या करने के लिए, जो हमको जो चीज़ मिली है विरासत में, अपने पेरेंट्स से मिली हैं, अपने दादा परदादा से मिली हैं, जो हमारे को बायोडाइवर्सिटी मिली है, तो उसको हमारा फर्ज बनता है कि हमारी जो पीढ़ियों को भी हम उसको उसी फॉर्म में उसको दें। ये नहीं है कि बस अपने अपने फायदे के लिए उसको नुकसान पहुंचाते रहें, आगे वाली पीढ़ियां पूछे भाई आपने हमारे लिए छोड़ा क्या है। बायोलॉजिकली यदि देखा जाए तो, नेचुरली संपदा के रूप में देखें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा जो वाटर लॉस है वो उसको बचाएं, ज़्यादा जो मिट्टी का प्रदूषण है, जो प्रदूषण जितना ही पोल्यूशन है उसको कम करते जाएं। तो ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम पीपल्स जो ग्रीड का शिकार हैं, लालच का शिकार हैं, जिनको हम इरिस्पॉन्सिबल पीपल बोल सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कितनी बार उनको समझाया जाए, और उन्हीं गिने चुने लोगों की वजह से पूरी जो ह्यूमन प्रजाति है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़े खतरे का शिकार होने जा रही है। तो यही चीज़ें यदि हम टाइम रहते इन चीज़ों को समझ पाए तो आने वाले टाइम में जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमको जीवित रखेगी। और यदि हम वही है अपने फायदे के लिए स्पीसीज का नुकसान करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान है हमको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि टिट फॉर टैट होता ही है, एक्शन की रिएक्शन हर जगह देखने को मिलेगी। उसके बाद है जो यहाँ पे यूटिलियरियन की बात करी गई है, जैसे जो फ्लड कंट्रोल है, क्लाइमेट्स रेगुलेशन है, O2 प्रोडक्शन है, CO2 सीक्वेंस्ट्रेशन है, मतलब उसको खत्म करना है, पोलिनेशन है, तो ये ब्रॉडर यूटिलियरियन एम में आ जाते हैं। जबकि जो प्रोविजनिंग में क्या जाते हैं, फूड मेडिसिन्स, तो ये क्या किस में आ जाते हैं, नैरो यूटिलियरियन में। और एस्थेटिक है, सॉइल फॉर्मेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, हैबिटेट, फोटोसिंथेसिस है, तो ये स्पोर्टिंग फंक्शन करते हैं। वैसे इनका भी एक मकसद होता है जो कि ब्रॉड यूटिलियरियन एम में आ जाते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी है, रिक्रिएशन है और एक्वाडिएशन है, एजुकेशन, तो ये कल्चरल रोल में आ जाते हैं, जो कि हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है किसको, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बचाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि फायदा ही देखना है, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, इतना सारा हम नेचर को से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कल्चरल या फिर स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटजीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या क्या उपाय हैं जिसके दम पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अलग अलग लेवल पे काम करने की जरूरत है, और सारे लेवल पे ही हमको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये दो प्रकार की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे इन सीटू में। प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, किसी भी जीव को, किसी भी पेड़ को, एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखना, वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। बाय सेविंग एंटायर फॉरेस्ट टाइगर कैन बी सेव्ड, यदि हम पूरे फॉरेस्ट हैं उसकी चार दीवारी कर दें और उसके अंदर जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो पूरा फॉरेस्ट तो बचेगा ही, साथ में फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो भी हम बचा सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। एक्सी2 में ऑफ साइट का मतलब है अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, मतलब हम क्या करते हैं, एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड एनिमल्स और प्लांट नीड्स अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बिल्कुल मतलब खतरे के, बिल्कुल जिनको खत्म होने का बिल्कुल खतरा है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके हैबिटेट में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो और किसी भी, मान लो किसी भी स्पीसीज के मेंबर ही 4-5 बचे हुए हैं, तो यदि किसी दूसरे जीव का शिकार में वो आ जाते हैं, यदि कोई जीव उनको शिकार करके खा जाता है या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। इसलिए उनको क्या किया जाता है, फिर उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम ह्यूमन केयर में रखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट ऑन दियर पार्ट्स आर प्रोटेक्टेड अवे दियर नेचुरल हैबिटेट, तो एनिमल प्लांट्स या फिर उनके कुछ पार्ट्स हैं, प्लांट के पार्ट जैसे सीड वगैरह होते हैं, जर्म प्लाज्म वगैरह होते हैं, उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से लेके आते हैं और ह्यूमन केयर में रखते हैं। तो देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसमें प्रोटेक्टेड एरिया आ जाते हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो सेंचुरी छोटे लेवल पे होती हैं,
नेशनल पार्क थोड़े बड़े लेवल पे हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत बड़े एरिया होता है। शुरुआत में किसी भी जगह को जब संरक्षित किया जाता है उसको सेंचुरी दिया जाता है नाम। उसके बाद जब थोड़ा सा एरिया और कवर कर देता है तो वो नेशनल पार्क बन जाता है और जब नेशनल पार्क का एरिया काफ़ी बढ़ जाता है तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये अलग अलग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पे भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व दोनों जगह में देखने को मिल सकते हैं। वैसे इन सिटू कंजर्वेशन दोनों जगह पे किया जा सकता है। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी साइड से लेके बाहर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है और फील्ड जीन बैंक्स हैं। तो सीड बैंक क्या होते हैं, अलग अलग जीवों के सीड हैं यहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में मतलब हम अलग अलग गैमेट्स वगैरह हैं, जाइगोट वगैरह हैं, उनको ठंड में रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है इसमें। फील्ड जीन बैंक्स का अंदर है कि कुछ जीन बैंक होते हैं जिनके अंदर हम अलग अलग जो फील्ड के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके जीन्स को स्टोर करके रखा जाता है। एक्स2 में और क्या जाता है, अर्ब्यूरेटा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया। तो अलग अलग आ जाते हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं जिसमें अलग अलग प्लांट्स को रखा जाता है जो कि लोकेलिटी में नहीं पाए जाते। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं जिनको हम जू बोलते हैं, चिड़ियाघर, और वो क्या करते हैं अलग अलग जो एनिमल्स हैं जो कि लोकेलिटी में नहीं मिलते तो उनको क्या किया जाता है वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्वेरिया, एक्वेरियम को बोलते हैं जो कि ये अलग अलग जो फिशीज वगैरह होती हैं उनको बचा के रखता है। और इसी तरीके से जो अर्बोरेटा है ये भी एक्सिटू एनिमल में आ जाता है, एक्सिटू कंजर्वेशन में, जिसके अंदर जो अलग अलग जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनको बचाया जाता है इसके अंदर। तो ये एक जर्नल साइंस में बोटेनिकल कलेक्शन होता है। बोटेनिकल कलेक्शन मतलब अलग अलग बोटेनिकल प्लांट्स को हम इसमें इकट्ठे करते हैं, आर्बोरेटियम बोलते हैं इसको। तो इनका काम क्या रहता है, मेनली प्रोटेक्शन का ही रहता है। सैक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन। तो सैक्रेड प्लांट कुछ पवित्र पौधे होते हैं जैसे तुलसी, पीपल, इनको बचाया जाता है। और होम गार्डन में जो अलग अलग जैसे बाग हम घर में लगा देते हैं कुछ, तो उनके अंदर भी हम अलग अलग प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो ये आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म। तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, स्पीसीज रिचनेस मतलब अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, और वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म का मतलब है वहाँ पे लोकल स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वो स्पीसीज किसी दूसरी जगह में नहीं मिलेंगी। तो एंडमिक स्पीसीज क्या होती हैं, वो स्पीसीज जो कि कॉन्फाइंड का मतलब लिमिटेड होती हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, उसके बगैर वो कहीं पे भी दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती। Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but sequentially 9 more have been added to list. तो 34 हो गए हैं ये। शुरुआत में हमने जो अलग अलग हॉटस्पॉट हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 25 पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद में 9 को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो 34 हॉटस्पॉट अभी तक माने गए हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हार्बर एक्सट्रीमली हाई नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनका वो पालन पोषण करते हैं, उनको लिए होते हैं। सो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हॉटस्पॉट्स की, जिससे क्या हो सकता है इनके जो जो मास एक्सटिंक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका जो नुकसान है उसको 30% तक कम किया जा सकता है यदि इनकी प्रोटेक्शन की जाए। अलग अलग जो स्पीसीज का जो नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। 3 हॉटस्पॉट ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस आर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। तो ये एशिया के अंदर कुछ हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस का सामना कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नुकसान है बायोडाइवर्सिटी को पहुँचाया जा रहा है। उसके बाद है इन सिटू कंजर्वेशन में हम पिक देख सकते हैं, जैसे किसी भी हम नेशनल पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो डियर वगैरह मिलती हैं, और जैसे ये राइनोसोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, एलिफेंट हैं, और जैसे यहाँ पे नाम दे रखे हैं एक क्रोन्स्की नेचुरल रिजर्व, रसिया के अंदर है ये। इसके अंदर क्या है कि कोई जीवों को वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह नहीं लेके जाता, तो नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखते हैं। और इसी प्रकार से एक स्पोनियोकोप नेचर रिजर्व है
मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ही है ये, जो साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो यहाँ पे मतलब ऑन साइट प्रोटेक्शन की जाती है अलग अलग एनिमल प्लांट्स की। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, क्या सिनेरियो है इंडिया के अंदर, कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड, मतलब जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उन रीजन्स को बहुत ही अच्छे ढंग से लीगली का मतलब है कानूनी तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है। और जो हमने अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे, वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। तो नाम भी हम देखेंगे एक स्लाइड में कितने हैं इनके अलग अलग। 104 नेशनल पार्क है जो प्रेजेंट सिनेरियो है, और 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा नंबर में है क्योंकि ये कम स्पेस में मिल जाती हैं। उससे थोड़े ज़्यादा स्पेस में नेशनल पार्क होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पेस में बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। काम सबका एक ही है, एनिमल्स या प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखना। सेक्रेड ग्रुप्स भी ऐसे ही है इंडिया के अंदर, जो क्या है, कुछ ऐसे रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल एम्फेसाइज्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, कुछ पारंपरिक और कुछ धार्मिक लोग जो कल्चर हैं वो क्या करते हैं, नेचर की प्रोटेक्शन करते हैं। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक ऑफ द फॉरेस्ट वर सेट असाइड, मतलब रास्ता है जो जंगलों में एक साइड में बनाया जाता है ताकि ज्यादा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का वो कारण ना बने। एंड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, और वहाँ पे जितना भी ट्री है, वाइल्ड लाइफ है, उनको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, उनको बचाया जाता है और टोटली उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनको मतलब पालना की जाती है, उनको टाइम टू टाइम संभाला जाता है। एग्जाम्पल हैं जैसे सेक्रेड ग्रुप्स के इंडिया के अंदर, खासी एंड जेंटिया हिल्स इन मेघालय, मेघालय के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियाँ, वहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स मिलते हैं, मतलब पवित्र जगह माना जाता है इनको। मतलब इनको नुकसान पहुंचाना भी, मतलब नुकसान क्या पहुंचाने की तो वो सोच भी नहीं सकते जो लोकल पीपल होते हैं। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ऐसे ही राजस्थान में जो अरावली हिल्स हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि पूरे राजस्थान को बीचों बीच डिवाइड करती हैं, और माना जाता है कि इसी की वजह से जो राजस्थान है वो, वहाँ पे मानसून है वो टकरा के वापस चला जाता है। तो आधे राजस्थान में तो बारिश होती है, आधा राजस्थान बिल्कुल रेतीला है। तो ये अरावली हिल्स भी सेक्रेड ग्रुप्स मानी जाती हैं कई जगह पे। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, जो पश्चिमी घाट हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है सरगुजा, चंडा और बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो अलग अलग एरिया हैं फॉरेस्ट के, वो भी सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। लास्ट रिफ्यूज और ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स इन मेघालय, मेघालय के अंदर भी कुछ रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब है कुछ रहने लायक जगह बची हुई है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसी जगह बना रखी हैं जो कि मेघालय के अंदर एक लास्ट जगह बची हुई है कुछ पार्टिकुलर प्लांट्स की और एनिमल्स की, मतलब जो कि खत्म होने के कगार पे हैं। तो ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं जो कि लोकल पीपल के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। उसके बाद है जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, वो हम यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग, जो 18 है, पहले 13 थे, उसके बाद 5 को न्यूली एडिट किया गया है। मैप में भी इनकी जगह जगह जो जगह जहाँ जहाँ पे जिस जिस स्टेट में ही है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ही कम संख्या में है, उन्हीं को हम याद रख सकते हैं वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नेशनल पार्क को भी याद कर सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है इकट्ठा, तो मेन मेन है वो हम याद रख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है एक्सिटू कंजर्वेशन, थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लांट या एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से मतलब बाहर निकाला जाता है, एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। और ऐसी जगह पे उनको सेट किया जाता है, उनको रखा जाता है जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन एंड स्पेशल केयर, मतलब एक स्पेशल विशेष प्रकार की देखभाल उनकी की जाती है। जैसे जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं। तो ये ऐसे ही प्रोटेक्टेड रीजन होते हैं जो कि एक्सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट में से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब वो केवल जूलॉजिकल पार्क मतलब चिड़ियाघर में ही देखने को मिलते हैं। गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनते हैं सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कुछ थ्रेटन्ड स्पीसीज जो खतरे की कगार पे पहुंची गई हैं, मतलब जो खत्म होने के बिल्कुल नज़दीक हैं, उन स्पीसीज के गैमेट्स को हमने क्या किया है, वाइएबल मतलब उनकी एक्टिव फॉर्म में, मतलब वो आगे काम कर सकते हैं, फर्टाइल का मतलब आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमने उनको बचा के रखा हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में।
क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है, टेम्परेचर -196 बोल सकते हैं, 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस में उनको जमा के रखा जाता है। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। तो जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इन गैमेट्स की मदद से जो एग है उनको फर्टिलाइज कर सकते हैं लैब में और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्रोपेगेट मतलब अलग अलग प्लांट पार्ट से अलग अलग टिश्यू कल्चर है, जैसे टिश्यू होता है, टिश्यू को हम बढ़ा के प्लांटलेट्स वगैरह बना सकते हैं और जिस प्लांटलेट्स को फिर मिट्टी में उगा के एक नया प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी कैप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक्स। जो सीड बैंक्स होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग सीड होते हैं, अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन का मतलब अलग अलग किस्मों के जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं उनके खासकर उनको हम लंबे टाइम तक, लंबे पीरियड के लिए सीड बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो पिक है एक्सिटू कंजर्वेशन में, जैसे पार्क वगैरह होते हैं, जूलॉजिकल पार्क या फिर ब्रीडिंग कुछ केंद्र होते हैं, ब्रीडिंग प्लेसेज। कैपेटिव ब्रीडिंग का मतलब है यहाँ पे जो ह्यूमन केयर के अंदर ये ब्रीडिंग वगैरह है अलग अलग, जैसे एक तो नेचुरल वे में ब्रीडिंग करते हैं राइनोसोर्स, एक इनकी ब्रीडिंग एनिमल ये ह्यूमंस की देखरेख में की जाती है, जैसे ग्रेट प्लेन्स जू अमेरिका के अंदर है ये। बोटेनिकल गार्डन है जो कि क्रिस्टन बोस साउथ अफ्रीका का है ये, जिसके अंदर अलग अलग जो प्लांट की स्पीसीज हैं बाहर से लेके वहाँ पे क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। उसके बाद सीड बैंक होते हैं, खासकर इनको कहाँ पे बनाया जाता है, बर्फीली जगहों पे, जैसे कि ये स्वेल्डबोर्ड नॉर्वे के अंदर है, जो कि अलग अलग टाइप के सीड्स वगैरह को ठंडी कंडीशंस में बचा कर रखा जाता है ताकि उनका फ्यूचर में यूज किया जा सके। उसके बाद है अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट का मतलब एक अलग अलग जो सम्मेलन वगैरह किए जाते हैं, दो नाम से सम्मेलन हुए हैं। पहला हम अर्थ समिट देखेंगे, हिस्टोरिक कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन जहाँ पे अलग अलग देशों को इकट्ठा किया जाता है, ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में सोच विचार करने के लिए जो एक सम्मेलन किया गया था जिसका नाम था अर्थ समिट, और ये रियो डी जेनेरियो में 1992 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। और इनके अंदर क्या कहा गया था, सभी देशों को कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सभी देशों को बोला गया था कि वे अपने अपनी जो बायोलॉजिकल जो वेल्थ है, जो जैव संपदा है, अलग अलग जीव जंतु हैं जो खत्म होते जा रहे हैं उनको बचाया जाए, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। और जो भी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब है, तभी हम इसका आने वाली पीढ़ियों के लिए इस्तेमाल करने लायक इनको छोड़ पाएंगे, इनके जो इस्तेमाल हैं, उनके जो फायदे हैं वो लंबे टाइम तक ले पाएंगे यदि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन, तो वर्ल्ड समिट एक अलग नाम दिया गया ऐसे सम्मेलन को, जो कि 2002 में जोनासबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। प्लेज्ड दियर कमिटीज कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010, तो एक कमिटमेंट वहाँ पे लिया गया, एक दृढ़ निश्चय लिया गया कि 2010 तक क्या करना है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो जो लोकल लेवल पे हो सकता है, रीजनल लेवल पे अलग अलग क्षेत्र के लेवल पे, और या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो उसको बहुत एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन का मतलब है एक अच्छा खासा हम रिडक्शन, मतलब एक अच्छी खासी वो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसकी दर को हम कम करेंगे। कब तक? 2010 तक। तो 190 देशों ने वहाँ पे कमिटमेंट लिया था। तो ये है कि वैसे जो अलग अलग जगह पे वर्ल्ड के अलग अलग सम्मेलन वगैरह चलते रहते हैं, लोकल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, तो कुछ कारगर होते हैं और कई तो ऐसे बस कुछ पब्लिसिटी के लिए भी किए जाते हैं। तो यदि हम अच्छे ढंग से सीरियस होकर इन चीज़ों पे सोचें, तभी जाके एक हर एक इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी समझे, तो तभी इस चीज़ को अच्छे ढंग से हम पूरे अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं।